बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 12th के जो भी मैक्सिमम और मेजर टॉपिक्स हैं और 11th के भी साइमल्टेनियसली, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अगर आप केवल वेब ऑप्टिक्स का ये लेक्चर ढंग से अटेंड कर लेते हैं, और इसके 3 क्लासेस मैं कंटिन्यू करूंगा, वेव ऑप्टिक्स के 3 क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, और 3 क्लासेस को करने के बाद आप पूरी तरह से मैक्सिमम पैटर्न पर कॉन्फिडेंस फील करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके नीट में आए हैं उनको नेचुरली लगा पाएंगे। बट आप मेरे पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि वेब ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये लेक्चर में 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पहले पार्ट में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और बेसिक्स पे काम करेंगे, वाईडीएससी को टच करेंगे। सेकंड पार्ट में कंप्लीट वाईडीएससी और उसका एप्लीकेशन कवर करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्ट में प्योरली न्यूमेरिकल पे काम करेंगे। तो इस तरह से तीनों चीजों को मिलाकर के आप वेब ऑप्टिक्स वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और खासकर वो बच्चे जिनका थोड़ा भी वेब ऑप्टिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनको बहुत ध्यान से सुनना है। तो मुझे बच्चों केवल आप जो मैं 15-20 मिनट बोलूंगा, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरेटिकल फाइन लाइंस को सॉल्व कर सकें। तो एक्चुअल में क्या था ना, बिगिनिंग में बच्चा वेब ऑप्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, या वेब ऑप्टिक्स से क्या क्या कंक्लूड करते हैं थ्योरेटिकल पैटर्न पर, तो वो सारी बातें हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एक्चुअल में क्या था कि 16th सेंचुरी के आसपास ये बात अपने एक्शन में आ चुकी थी कि लाइट जो है इसका नेचर कैसा होता है। ये बड़ा प्रॉब्लम था कि पार्टिकल जैसा है या वेव जैसा है, और अगर वेव है तो कैसे है, पार्टिकल है तो कैसे है। बड़ा कंट्राडिक्टिंग सा थॉट था उस समय तक। तो न्यूटन साहब ने, उन्होंने क्या कहा कि लाइट इज नथिंग बट मेड ऑफ कॉर्पसल्स, पार्टिकल्स। लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और ये बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप बहुत सारा टेनिस बॉल आप दीवार पर मारते हैं, तो वो सारे टेनिस बॉल जैसे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं सेम मीडियम में, उसी तरह से पार्टिकल भी जब किसी कंडक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रहे होते हैं, तब उस सिचुएशन में बच्चों वो अपने ही पार्ट से रिफ्लेक्ट आउट होते हैं। इसी को उन्होंने रिफ्लेक्शन बोला। तो उन्होंने कहा कि लाइट इज नथिंग बट मेड ऑफ पार्टिकल्स, है ना। लाइट इज नथिंग बट मेड ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स। तो मैं वेव फ्रंट पे आऊंगा, लेकिन पहले तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन गेव द कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन gave the corpuscular theory। तो पहले बोला उन्होंने पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन्होंने कुछ हद तक रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन भी कर लिया, और बोला पार्टिकल है ये कोलाइड करते हैं, क्योंकि कोलिजन और मोमेंटम का एक्सचेंज, स्पेशली कोलिजन जो होता है बच्चा, वो पार्टिकल बिहेवियर होता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला ऐसा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गई पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन साहब एक जगह गलती कर गए। पता है क्या गलती की है? न्यूटन साहब बोले कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ रेयरर मीडियम। जब लाइट जो है किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है। क्योंकि पानी में जब लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, या ग्लास में जब जाती है तो वेलोसिटी घट जाती है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो वाटर ऑप्टिकली डेंसर है, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है, तो वाटर और ग्लास में उनके हिसाब से वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। तो कभी कभी पूछा जाता है, स्टेटमेंट रहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द वेलोसिटी ऑफ
लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ रेयरर मीडियम। तो कहिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट इज करेक्ट सेंटेंस, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। सो वेलोसिटी of light is more in optically denser medium velocity of light is more in optically denser medium than the rarer medium. So velocity of light is more in optically denser medium than the rarer, but practically this is not correct, but this is according to Newton only. ये न्यूटन के अकॉर्डिंग था। है ना, तो यहां तो गलत हो गया। दूसरा, हाइजेंस उनके कंटेम्पररी थे, तो पहले पूछा जाता है कि किसने दिया, बोलिए न्यूटन ने दिया, न्यूटन का स्टेटमेंट भी पता लग गया। हाइजेंस ने क्या बोला, नहीं जी ऐसा नहीं है। हाँ, एक और प्रॉब्लम थी, पता है क्या है, न्यूटन साहब ना डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पूरी तरह से वेव फिनोमिनाज होते हैं। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बच्चा पूरी तरह से वेव फिनोमिना होते हैं। चूंकि उन्होंने क्या बोला था, पार्टिकल, और पार्टिकल कैसे वेव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, नहीं कर पाएगा, फंस गए वहीं पर। तो न्यूटन साहब बोले भैया ये तो गड़बड़ी हो गया, ये ना कर पाए एक्सप्लेनेशन, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्या समझे आप, थर्ड पॉइंट क्या समझे आप, इंटरफेरेंस and diffraction are the wave phenomena, are the wave phenomena। तो क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कौन कौन सा वेव फिनोमिना है? तो कहिएगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर द वेव फिनोमिनाज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, सो हाइजेंस के अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट इज अ वेव। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट इज अ वेव। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट इज अ वेव। और उन्होंने क्या बोला पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में आता है कि हाइजेंस के अकॉर्डिंग क्या था वो, कि वो लॉन्गिट्यूडनल था या ट्रांसवर्स था। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाइजेंस के अकॉर्डिंग लाइट क्या था, लॉन्गिट्यूडनल। तो स्टेटमेंट आता है हाइजेंस, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस इट इज ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्या आंसर करेंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव था, बट वो गलत थे। बाद में पोलराइजेशन से पता लगता है कि नहीं जी ये तो ट्रांसवर्स बिहेवियर डील करता है। तो अकॉर्डिंग टू लाइट, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है बच्चों, हाइजेंस सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। हाइजेंस successfully explained Huygens successfully explained the phenomena of interference and diffraction. Interference and diffraction। तो बच्चों क्या देखा आपने, हाइजेंस साहब ने क्या किया, सक्सेसफुल पैटर्न पर explained the interference and diffraction। क्योंकि उन्होंने बोला वेव होता है, और वेव तो भाई फॉलो करता ही है, तो उन्होंने सक्सेसफुली बताया कि हाँ जी इंटरफेरेंस जो होता है
वो वेव फिनोमिना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बट ये भी ध्यान रखना है कि उनके हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल वेव था, बट पोलराइजेशन, यू नो व्हाट, पोलराइजेशन is the convincing proof, polarization is the proof of transverse nature of light. It is nothing but the convincing proof of transverse nature of light. So polarization is nothing but what you say, it is the convincing proof of transverse nature of light. ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट का कन्विंसिंग प्रूफ है। तो पूछा जाता है किससे ट्रांसवर्स फिनोमिना पता लगता है, तो पोलराइजेशन से। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वेव फिनोमिना हैं। किसने बोला, हाइजेंस ने बोला। बाद में बच्चा 1910 के आसपास, एक्चुअल में 1890 से हॉलवॉक्स, हर्ट्ज, लेनार्ड, ये लोग ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रहे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ पार्टिकल बिहेवियर, क्योंकि वहां पर फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और कोलिजन जो है पार्टिकल फिनोमिना है। तो इस तरह से पता लगा नहीं जी, लाइट तो पार्टिकली बिहेव करती है। तो फिर बात आ गई वापस, Compton effect is also there, that is also the Compton effect is the convincing proof of particle behavior of light. So Compton effect and photoelectric effect are the particle behavior को prove करते हैं। So photoelectric effect, photoelectric effect and Compton effect photoelectric effect and Compton effect proves the particle behavior so इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको प्रूव करता है बच्चा, पार्टिकल बिहेवियर को, और कॉम्पटन इफेक्ट भी पार्टिकल बिहेवियर को प्रूव करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात ये है कि लाइट रे ना सन से अर्थ पे किस तरह से आती है, इसी बात को एक्सप्लेन करा हाइजेंस ने, और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहां पर हमें, अभी हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स है वो, बट हम वेव फ्रंट का इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चा, क्योंकि इंटरफेरेंस का जो पार्ट है ना, जिसमें हम YDSC को डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस में आपको वेव फ्रंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वेव फ्रंट अगर आप समझ लेते हैं, वेव फ्रंट अगर आप समझ लेते हैं, तो वहां से अगर आप कवर करेंगे तो आपको जल्दी इंटरफेरेंस समझ में आएगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो एक्चुअल में बच्चों, तो अगर हम वेव फ्रंट्स की बात करते हैं, तो क्या होगा वेव फ्रंट। मैंने आपको पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ाया है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर बच्चों जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमने एक टर्म यूज किया था, फेज। फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द पोजिशन and direction of motion of the oscillating particle. So basically it represents what बच्चा, the position and direction of motion ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। जब दो पार्टिकल की पोजीशन सेम होती है
ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन सेम होती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होता है तो कहा जाता है कि दोनों पार्टिकल सेम फेज में है। और अगर उनका पोजीशन सेम हो बट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट हो तो कहा जाता है कि ऑपोजिट फेज में। सर एग्जांपल देंगे आप? हाँ देंगे हम। जैसे यहां पर बच्चा, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट 1 और 2, तो 1 और 2 क्या है बच्चा? यहां पर इनका पोजीशन सेम है और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ऊपर की तरफ। जस्ट अगला मोशन ऊपर की तरफ होने वाला है, तो पोजीशन भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। इनको कहा जाएगा कि ये सेम फेज में है। ठीक उसी तरह से आप यहां पे एक पार्टिकल 3 ले लीजिए और यहां एक पार्टिकल 4 ले लीजिए। 3 वाला पार्टिकल भी अपने एक्सट्रीम पे है, 4 वाला पार्टिकल भी अपने एक्सट्रीम पे है, तो 3 वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पे है और 4 वाला पार्टिकल भी अपने एक्सट्रीम पे है। तो यहां पे 3 वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पे है और 4, इनका भी पोजीशन सेम है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, तो कहा जाएगा सेम फेज में। तो 3 और 4 क्या है बच्चा? सेम फेज में है। 1 और 2 क्या है बच्चा? सेम फेज में है। लेकिन यहां पर सर अगर मैं ये 5 और 2 की बात करता हूं तो 5 और 2 का बच्चा इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब दोनों का पोजीशन तो सेम है, मेन पोजीशन पे ही है, बट दोनों डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहां पर 5 और 2 कौन बच्चा? 5 और 2 किस फेज में होंगे? अपोजिट फेज में होंगे। तो 5 और 2 को अपोजिट फेज कहा जाएगा क्योंकि इनका पोजीशन तो सेम है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफर कर रहा है। इनका पोजीशन तो सेम है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। और यहां पर 3 और 4 क्या है बच्चा? दोनों का पोजीशन सेम है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, इसलिए सेम फेज में है। तो ठीक है, फेज समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझना है बच्चा वेव फ्रंट क्या होता है। जैसे आप कभी एक पत्थर लीजिए, जस्ट एक सिंबॉलिक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कि आप एक पत्थर लीजिए और इस पत्थर को लेकर के किसी पानी के वाटर के सरफेस पे उसे ऐसे पत्थर को फेंकिए, तो क्या होगा? रिपल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चा? रिपल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब रिपल्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो यहां पे जब रिपल्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तब उस सिचुएशन में जब भी रिपल बनेंगे तो उसमें क्या होता है? जिसको लहरें बोलते हैं, तो लहरें ऐसे 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 करके बनती हैं और वो लहरें यहां से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने पार्टिकल्स को एनर्जी दिया, उस एनर्जी को पा करके पार्टिकल्स क्या करने लगे? ऑसिलेट करने लगे, अपने प्लेस पर रह करके ऑसिलेट करने लगे, है ना? तो कोई ऑसिलेशन के एक्सट्रीम पॉइंट पे है, कोई मीन पोजीशन पे है, कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। तो क्या होगा? कभी कभी आप देखिएगा कि जो लहरें होती हैं उसमें सभी पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर हैं। कहां है? एक्सट्रीम पर है। तो जब सभी पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर होते हैं तो इसका मतलब सब अपने एक्सट्रीम पे है, मतलब एम्पलीट्यूड के पॉजिटिव पॉइंट पे है, तो कहा जाएगा कि भैया वो तो सेम फेज में है। तो जो लहरों के टॉप पर जो पॉइंट दिख रहा है वो सारे सेम फेज में है। उन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो एक सर्कल जैसा बनेगा, है ना? उसी तरह बच्चा लहर ऊपर भी जाती है तो नीचे भी होती है, तो नीचे वाले पार्टिकल भी आपस में क्या है? सेम फेज में है। तो जिनका पोजीशन सेम होता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होता है वो सेम फेज में कहे जाते हैं। बट अगर बॉटम पॉइंट पे देखेंगे तब भी क्या है? वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है और ऊपर की तरफ दोनों जाना चाहते हैं तो वो भी सेम फेज में कहे जाएंगे। तो जो लहरें बन रही हैं उसमें जो पीक और माने क्रेस्ट और ट्रफ बनता है वो सारे के सारे क्या है? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। लोकस माने पाथ। Locus of all those points which are vibrating in same phase. Locus of all those points which are vibrating in same phase, that is known as wave front. तो इसका मतलब जो लहरें बनी बच्चा, जैसे आपने यहां पे किया और ये है, तो मान लिया ये आपने एक सर्कल जैसा बना दिया कि चल भैया हम ऐसे करके जोड़ते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा, तो ये कहा जाएगा? वेव फ्रंट। सो लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लोकस माने पाथ, locus of all those points which are vibrating in same phase, locus of all those points which are vibrating in same phase, they are said to be in that locus is said to be wave front. So definition लिखते हैं बच्चों। So locus, wave front
locus of all those points which are vibrating in same phase is known as, so locus of all those points which are vibrating in same phase is known as wave front. Is known as बच्चा wave front. So wave front क्या हो गया बताइए? Locus of all those points which are vibrating in same phase is basically said to be wave front. Now अगर आप यहां पर बच्चों यहां पे आप देखें तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है, इमेजिन करिए, बोले सर आप तो लाइट की बात करें, आप तो पत्थर मार रहे थे पानी पर, पत्थर तो मैकेनिकल अरेंजमेंट है, बट आप लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट में ऐसे सोचो बच्चा कि मान लो कोई सोर्स है, उसकी तरफ चारों तरफ सभी पार्टिकल्स हैं और वो लगातार लाइट का सोर्स एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पार्टिकल्स को, उसी एनर्जी को पा करके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचो कि एक पॉइंट सोर्स है, उसके चारों तरफ एक पॉइंट सोर्स है, उसके चारों तरफ एक ऐसा स्फेरिकल रीजन आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके चारों तरफ एक ऐसा स्फेरिकल रीजन आप इमेजिन कर सकते हैं जिसमें सभी पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चा? सेम फेज में होते हैं। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स आपने लिया तो उसके चारों तरफ क्या है? ऐसा आप सोच सकते हैं कि सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जब सभी पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं तो कहा जाता है वेव फ्रंट। तो फॉर अ पॉइंट सोर्स, wave front is spherical. Wave front is spherical. तो अगर ये देखिए आप ऐसे स्फीयर जैसे सोचे तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो वेव फ्रंट पे है, ठीक। तो इसका मतलब बच्चा अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हो पॉइंट सोर्स के लिए तो मैंने पढ़ाया है कि पावर इज इक्वल्स टू 4πr², ये पिछले वीडियो में ही लिखा था मैंने। सो 1/r², इसका मतलब पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है बच्चा वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। एंड लाइट रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, यहां से जो लाइट रे जाती है, light ray is assumed to be normal to the wave front. So light ray is normal to the wave front. Light ray is normal to the wave front. So this is light ray. Light ray is normal to the wave front. So light ray is normal. Light ray is normal to the wave front. So light ray is not, तो spherical होगा तो sphere के normal आप line draw करोगे तो क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा। Now for a cylindrical source या for a line source, तो अगर आप लाइन सोर्स की बात करते हैं बच्चा तो लाइन सोर्स मतलब ट्यूबलाइट जैसी आप सोचिए थोड़ा सा बात, तो उसके चारों तरफ के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से एक सिलेंड्रिकल रीजन यहां पे बनेगा और निश्चित रूप से एक सिलेंड्रिकल रीजन बनेगा। और अगर ये वाली दूरी r के बराबर ले ली जाए बच्चा तो लाइट रे शुड बी नथिंग बट व्हाट? नॉर्मल टू दैट वेव फ्रंट, नॉर्मल टू द लोकस। ये क्या है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल। दिस इज क्या हुआ बच्चा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दिस इज नथिंग बट व्हाट? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो बच्चा हम जानते हैं कि हम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला लिखे थे बताओ? पावर डिवाइडेड बाय 2πrl, पावर बाय एरिया। तो इसका मतलब अगर बच्चा ये सिलेंड्रिकल सोर्स होगा तो इसके लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 1/r के प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। दिस इज फॉर अ लाइन सोर्स। नाउ
फॉर द सोर्स एट इंफिनिटी, फॉर द सोर्स एट इंफिनिटी, अगर सोर्स इनफाइनाइट पे होगा तो प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर्म, प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर्म, प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कैसा होता है बच्चा? प्लेन होता है। जैसे मान लेता हूं कि आपने कोई सिलेंड्रिकल रीजन लिया, आप सिलेंडर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाइए और एक छोटा सा पोर्शन उसका लीजिए, तो ऑलमोस्ट वो प्लेन की तरह ही बिहेव करेगा। इवन दो अगर आप स्फीयर में, सोर्स अगर इंफिनिटी पे चला जाए, अगर आप स्फीयर में बहुत दूर चले गए, अगर आप स्फीयर में बहुत दूर चले गए तो क्या होगा बच्चों? आर की वैल्यू बहुत दूर है, तो यहां से लाइट रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, लाइट रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। तो इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट के लिए इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता है बच्चा, ये आपको याद रखना है। मतलब सोर्स चूंकि इंफिनिटी पे है तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या होता है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट के लिए, प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता है। तो आपने क्या सीखा? वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप मुझे बताइए। इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। It is the locus of all those points which are vibrating in same phase. That is nothing but said to be wavefront. Spherical wavefront, point source होगा तो spherical बनेगा, line source होगा तो cylindrical बनेगा, अगर source infinity पे है तो plane बनेगा। ये मुझे ध्यान रखना है बच्चों। Now there is a discussion said to be coherent sources, coherent sources बच्चों, कोहेरेंट सोर्सेस। तो अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं और मामला कोहेरेंट है तो अब हमें समझना, देखिए कोहेरेंसी जो होती है बच्चा, दैट इज द कंडीशन फॉर वेव ऑप्टिक्स में। हम लोग वेव्स में, साउंड वेव्स की सिचुएशन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं या नहीं जानते तो आप समझ लीजिए। कोहेरेंसी एक कंडीशन होती है। इंटरफियरेंस आप तभी सीख सकते हो जब आप कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में जानते हो, करेक्ट? तो इसमें हमें क्या बोलना है? When two sources are said to be coherent, आप कब दो सोर्सेस को कोहेरेंट को कहते हैं? तो two sources are said to be coherent when they produces the waves. Two sources are said to be coherent when they produces the waves of equal frequency or either phase difference between them remains constant with respect to the time. Two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent when they produces the waves which has constant phase difference, which has constant phase difference, or either frequency remains the same. So लिखता हूं मैं, two sources are said to be coherent. Two sources are said to be two sources are said to be coherent when they produce the waves which has constant phase difference or equal frequency. So two sources are said to be coherent when they produces the waves of equal frequency or either the phase difference remains constant with respect to the time, okay? Or which have constant phase difference with respect to the time, तो टाइम के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए या फिर उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। मैं बताता हूं ये क्या मतलब हुआ इसका। जैसे बच्चा, अगर एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में आप सोचिए कि ऐसा करके है, और दूसरे प्रोग्रेसिव वेव के बारे में आप सोचिए कि ऐसा करके है।
तो यहाँ इन दोनों में खास बात क्या है पता, देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। आप यहाँ 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 कहीं भी ऑब्जर्व करिए, इनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट है, तो कहा जाता है कि मामला कोहेरेंट है। यहां 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 तो हर जगह आपको क्या दिख रहा है बच्चों, फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट। तो पहली शर्त तो यही होती है कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। और बच्चा जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, तो फिर फ्रीक्वेंसी अपने आप सेम हो जाती है। जैसे यहां देखिए, अगर इस वेव के बारे में विचार करें आप, अगर आप यहां से यहां तक थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो देखिए ये वाला जो वेव है इसने एक टाइम में अपना कंप्लीट किया, तो जितना एक को टाइम लगा अपने एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना एक को टाइम लगा उतना दूसरे को भी उतना टाइम लगा, तो नेचुरली 1/t दोनों का सेम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चा, सेम होगी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चा, सेम होगी। फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चा, सेम होगी। तो आपने क्या देखा यहां पर, या तो इनका फ्रीक्वेंसी सेम हो या फिर फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट हो। लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है लाइट के सिचुएशन में। लाइट में ना बच्चा, टू सोर्सेज मस्ट बी डिपेंडेंट सोर्सेज, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। ये बात दिमाग में बैठा दीजिए अच्छे से बच्चा। टू independent light sources can never be coherent. Two independent light sources can never be coherent. So हम लोग लिखेंगे, बोले सर ऐसा क्यों है, मैं बताता हूं अभी। Two independent light sources So two independent light sources can never be coherent. दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज बच्चा जो होते हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। बोले सर इसका लॉजिक बताइए आप। देखिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन माने फोटोन कहां से प्रोड्यूस होते हैं, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक लेवल ऑफ एनर्जी से दूसरे लेवल में होता है या एक्साइटेशन से होता है, तो वहां पर फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। और फोटॉन्स का ट्रांजिशन अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग हो सकता है। तो बच्चा जब दो अलग अलग सोर्सेज हैं तो उनका ट्रांजिशन या जो कंस्टिट्यूएंट फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिफर कर सकती है। और जब कंस्टिट्यूएंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी ही डिफर करेगी तो फिर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइट में फोटॉन्स का कंस्टिट्यूएंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, दूसरे सोर्स के लिए कुछ और है। तो ऐसे दो सोर्सेज में आप कोई भी कोहेरेंसी नहीं पाएंगे। इसी वजह से आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न भी नहीं दिखाई देता। जस्ट फॉर एग्जांपल बच्चों, घर में दो बल्ब अलग अलग जला के आप किसी स्क्रीन पे देखिए, आपको कोई फ्रिंज पैटर्न नहीं दिखाई देगा। कहीं डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। अब हम लोग कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, तो डिपेंडेंट सोर्सेज बनाकर करते हैं। कैसे करते हैं बच्चा? डिपेंडेंट सोर्सेज बनाकर करते हैं। तो ये याद रखिएगा
अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं ये लिख दिया गया है कि सोर्सेज आर इंडिपेंडेंट, कहिएगा इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल। क्या कहेंगे बच्चा? इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात बाबू? क्लियर है ये लाइन? इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो यहां पे बच्चों अब अगर हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं कि भाई दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट हो नहीं सकते, तो हम कैसे कोहेरेंसी बनाएंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअल में जब YDSC में आप बोलते हो ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब आप बोलते हो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक सोर्स लेते हैं और इस सोर्स को आगे जाकर के दो अलग अलग अपर्चर से निकालते हैं। तो ये एक अलग सोर्स की तरह बिहेव करता है, ये अलग सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो ये S1 और S2 डिपेंडेंट सोर्सेस कहे जाते हैं बच्चा। क्या कहते हो आप इनको? डिपेंडेंट सोर्सेस। और अब अगर आप इस डिपेंडेंट सोर्सेस की वजह से यहां से लाइट को जाने दें, यहां से लाइट को जाने दें और ये दोनों आपस में यहां सुपर इंपोज करेंगे, तो इनके इंटरफेरेंस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है बच्चों। तो यहां से लाइट रे ऐसे गई, ये लाइट रे ऐसे गई और यहां पर जाकर के ये सुपर इंपोज करेंगे और एक पैटर्न सा बन जाता है। लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज है। कैसे है बच्चा? डिपेंडेंट सोर्सेज है। कैसे है बच्चा? डिपेंडेंट सोर्सेज है ना बाबू? बट अगर आप यहां पर देखें, सर दूसरा भी तरीका है क्या? बोले हाँ और है ना, बहुत सारे तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न हो सकता है। कैसे? मान लो यहां पर हम एक सोर्स ले लेते हैं, इसको लॉयड्स मिरर बोलते हैं। तो यहां सोर्स से एक लाइट ली गई और यहां से एक रिफ्लेक्ट होकर एक स्क्रीन पे चली गई, और चूंकि ये रिफ्लेक्टर है तो यहां से एक रिफ्लेक्ट होके चली गई और एक सीधे ऐसे करके चली गई। तो एक लाइट सीधे आई और एक रिफ्लेक्ट होके आई, तो जो रिफ्लेक्टेड है वो डिपेंडेंट हो गया। तो ये S1 और S2 डिपेंडेंट सोर्सेस कहे जाएंगे। कौन से सोर्सेस हैं? डिपेंडेंट। अब यहां पर जब दो सोर्सेस डिपेंडेंट सोर्सेस से बनेगा तो यहां पर बच्चों एक पैटर्न दिखाई देगा आपको, यहां पर एक पैटर्न आपको दिखाई देगा बेटा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका फ्रिंज पैटर्न तो वही डार्क ब्राइट ऐसा करके बनता है, लेकिन कौन सा फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है बच्चों, वो इस बात पे डिपेंड करता है बच्चों कि कैसे डिपेंडेंट सोर्सेस प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ऐसे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, लॉयड्स मिरर है और YDSC है, ऐसा करके बहुत सारे मेथड्स के थ्रू फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है बच्चा? YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। लेकिन मैं उसके पहले थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस का, सुपरपोजिशन का कंडीशन, स्पेशली इंटरफेरेंस का पता होना चाहिए और वो बात वहां से कवर होनी चाहिए। आप समझे मेरी बात बाबू? तो इस तरह से आप अगर यहां पे देखेंगे तो वेव ऑप्टिक्स में हमें सबसे पहले ये देखा, अब हम लोग करेंगे इंटरफेरेंस का पार्ट, ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि मैं इसे 3 क्लासेस में कंटिन्यू करूंगा और आप पहले इन सारे पोर्शंस का नोट्स बनाएंगे और हम लोग इसके बाद इंटरफेरेंस के कंडीशन डिस्कस करेंगे और फिर YDSC के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, फिर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो अल्टीमेटली थोड़ा क्लास है इसका, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं और जा करके पूरे क्लास को, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं जिससे कि आप पूरी तरह से, मैं 2-2 घंटे 4-4 घंटे के लेक्चर्स को, खासकर एक लंबे लेक्चर्स बहुत माने इफेक्टिव नहीं होते, तो आप केवल 45 मिनट उसको ढंग से सुने और इन सारे पोर्शंस को जैसे ही आप इसे कवर करेंगे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस वेव ऑप्टिक्स में जनरेट हो जाएगा और आप और बेहतर कर पाएंगे, है ना बच्चों। केवल और केवल क्लास फॉलो करिए, हमारी पूरी तरह से, मींस गारंटी वर्ड में थोड़ा अवॉइड करता हूं, बट मैं बड़ी विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूं कि आप बच्चों फॉलो करिए, काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे, शुक्रिया इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। धन्यवाद है।